हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। इस वीडियो सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्ट टैक्सेशन के वो जुडिशियल अपडेट्स जो रिसेंटली नोटिफाई किए गए हैं आपके सिलेबस में फॉर सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन मई 2025 एग्जामिनेशंस। 3 ही केस लॉज हैं जो आपके सिलेबस में इस बार डाले गए हैं और इन 3 केस लॉज में से कोई एक एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर हम पास्ट ट्रेंड्स देखें तो हर एग्जाम से जस्ट पहले जो जुडिशियल अपडेट्स उस एग्जाम के लिए बताए जाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आता ही है। जैसे कि आप अगर नवंबर 2024 की एग्जामिनेशन देखेंगे तो भारतीय सेलुलर का केस आया था और वो वन ऑफ द 4 केसेस था जो नोटिफाई किया गया था फॉर दैट एग्जाम। ऐसे ही आप मई 2024 के केस में देखेंगे तो जो 5 केस लॉस बताए गए थे उसमें से 2 पूछे गए थे इमीडिएटली मई 2024 की एग्जामिनेशन में। इसीलिए जब मई 2025 के एग्जाम्स में सिर्फ 3 ही केस लॉस आए हैं तो उन तीनों को हमें बड़ा इन डेप्थ अच्छे से समझ लेना चाहिए, ध्यान में रख लेना चाहिए कि 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के सेगमेंट के अंदर, तो आप आराम से उसे अप्रोच करके 4 में से 4 ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि इतने बड़े सिलेबस में इतनी आसानी से इतने कम चीजों को पढ़ के आपको मार्क्स कभी मिलते ही नहीं। आप जानते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन का वॉल्यूम क्या है, तो देयर बाय आपके लिए वो गोल्डन 3 केस लॉ हैं जिन्हें हम कवर करने वाले हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ नवंबर 2024 कि जो 9 केस लॉस टोटल मई एंड नवंबर के मिला के हमने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वो भी कर लें क्योंकि वो भी सिलेबस का पार्ट हैं, वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। एंड क्योंकि इस बार सिर्फ 3 ही केस लॉस आए हैं जो आपके सिलेबस में हैं, हो सकता है कि पुरानी केस लॉस में से कोई वापस पूछ लिया जाए क्योंकि वो रेलेवेंट तो अभी भी रहेंगे। तो ये 3 तो आप पढ़े ही पढ़े, साथ साथ में इससे पिछला वीडियो जो हमने डाला हुआ है नवंबर 24 एग्जाम्स के लिए वो भी आप ठीक से कवर कर ले। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से आराम से डाउनलोड करके इसे प्रिंट कर सकते हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। हमारा पहला केस लॉ बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सुप्रीम कोर्ट। सुनना बहुत ध्यान से, मैं आपको पहले केस पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फैक्ट समझाऊंगा, एनालिसिस लूंगा एंड देन कंक्लूजन पे जाएंगे। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना होता है। कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, पहले आप उस केस के फैक्ट समझाएं, उस केस के रेलेवेंट प्रोविजन समझाएं, उसकी एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स डिस्कस करें एंड देन कंक्लूजन पे जाएं। अगर आप ये 4 बातें इसी तरीके से हेड्स बना के लिखेंगे तो आपको पूरे 4 मार्क मिलेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 बातें क्या? फैक्ट्स, रेलेवेंट प्रोविजंस, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग एंड फाइनली कंक्लूजन। इतनी चीजें आपको लिखनी है तभी आपको वो पूरे 4 मार्क मिलेंगे। तो हम इसी तरीके से बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड वर्सेस सीआईटी का केस देख रहे हैं। हुआ क्या, बहुत केयरफुली सुनना। इस केस के अंदर बैंक ऑफ राजस्थान ने ब्रोकन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है, ब्रोकन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है उसे क्लेम किया था एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिस पे डिपार्टमेंट का कहना था कि आप इसे एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते, ये तो कॉस्ट का पार्ट होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यू कैन नॉट क्लेम इट इन पीजीबीपी एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि बैंक ऑफ राजस्थान का कहना था कि ये ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, ये अलाउड होना चाहिए, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, जिसका डिसीजन हमें सुप्रीम कोर्ट लेवल तक मिला है जाके कि होना क्या चाहिए। तो सर कंक्लूजन थोड़ी बताऊंगा, कंक्लूजन जानने से आपका काम नहीं बनेगा, कंक्लूजन तो एंड में आएगा। पहले फैक्ट समझें। और जैसे ही आपने ये बात सुनी मेरी, सुनते ही आपके दिमाग में हो सकता है पहला सवाल तो ये आया हो, सर व्हाट डू यू मीन बाय ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट? सर ये ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट का भला क्या मतलब होता है? तो देखो, आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट का मतलब समझाता हूं, केयरफुली सुनना। होता क्या है, जैसे कि समझो ये आपका साल है 1/4/24 से लेके 31/3/25, ये आपका ईयर है। आप कोई सिक्योरिटीज परचेस करते हैं, कोई सिक्योरिटीज परचेस करते हैं तो हम जानते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होती है जनरली उस पे कूपन पेमेंट्स मिलती है आपको, जो इंटरेस्ट होता है आपका, और ये आपको 6 मंथली मिलती है। यानी कि आपको एक कूपन शायद 30/9 को मिलेगा और दूसरा कूपन शायद आपको 31/3 को मिलेगा। इस तरीके से आपको कूपन पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती है। अब समझो मैंने कोई सिक्योरिटी यहां परचेस की, यहां मैंने सिक्योरिटी परचेस की 1000 रुपए में, आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल, 1000 रुपए में परचेस की। तो जिससे मैंने परचेस की होगी, समझो ये डेट 1/7/24 की है, तो जिससे मैंने परचेस की होगी वो क्या कहेगा कि भाई तुम्हें मैंने 1/7/24 को ये सिक्योरिटी दी,
जिसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट 30 सितंबर को मिलेगा, और 30 सितंबर को जब तुम्हें ये इंटरेस्ट मिलेगा तो वो पूरे 6 महीने के लिए मिलेगा। 1/4 से लेके 30/9 के पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि ये वाला जो पीरियड है 1/4 से लेके 30/6 तक का पीरियड, इसके इंटरेस्ट पे हक तो जो सेलर है उसका बनता है, ना कि बायर का बनता है। तो समझो मैंने सिक्योरिटीज बाई की है 1 जुलाई 2024 को, तो मुझे पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा 30 सितंबर को, क्योंकि उस दिन रिकॉर्ड डेट पे ओनर मैं होऊंगा। लेकिन वो इंटरेस्ट मिला होगा पूरे 6 महीने का, तो उस 6 महीने से मेरा हक तो 1 जुलाई के बाद शुरू होना चाहिए, ना कि 1 अप्रैल से मेरा हक शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का हक तो उस पर्सन का था जिसने मुझे ये सिक्योरिटीज बेची थी। तो होता क्या है प्रैक्टिकली, जब मैं इस सिक्योरिटीज को परचेज करूंगा तो इस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट भी साथ साथ में पे करूंगा। ये 3 महीने का जो अक्रूड इंटरेस्ट होगा इसे भी मैं साथ साथ में अभी पे करूंगा, जो मुझे तो रीइंबर्स हो ही जाएगा ना, क्योंकि जब 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा तो पूरे 6 महीने का मिलेगा, जिसमें से 3 महीना मेरा ही होगा और 3 महीना जो मैंने सामने वाले को दिया था वो मेरा रिकवर हो गया। इस तरीके से हिसाब बैठ जाएगा आपका। तो समझो ये इंटरेस्ट आपका 40 रुपए का है, तो 1040 आपकी कॉस्ट हो गई। ये जो 40 रुपए का इंटरेस्ट है ना, विच इज फॉर दिस पीरियड, इसे हम क्या बुलाते हैं, ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट। अब आपको लॉजिक भी समझ आ रहा होगा ब्रोकन पीरियड इसका नाम क्यों पड़ा, कि ये जो बीच का टूटा हुआ पीरियड है ये उसका इंटरेस्ट है। तो जो बैंक ऑफ राजस्थान है उसने भी सिक्योरिटीज की परचेज की, और बैंक ऑफ राजस्थान ने जब सिक्योरिटीज की परचेज की तो इसी तरीके से कूपन पेमेंट से उसमें ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट भी परचेज करते वक्त पे कर दिया। तो वो जो ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट 40 रुपए पे किया, उसको लेके हमारा सारा डिस्कशन हुआ, सारी महाभारत हुई कि ये एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड होना चाहिए या फिर इसे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाना चाहिए। ये झगड़ा हुआ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना था, ये किसका कहना है, बैंक ऑफ राजस्थान का। ऑब्वियसली एसएससी तो कहेगा ना भाई मुझे खर्चा दे दो, टैक्स पेयर तो यही कहेगा इस पे खर्चा मिलना चाहिए मुझे। और डिपार्टमेंट का कहना था कि नहीं सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ी है, जब आप बेचोगे ना ये तभी मिलेगा, अभी आपको ये नहीं मिलेगा। इन सिक्योरिटीज को, जिन सिक्योरिटीज पे ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट पे किया गया बाय द बैंक ऑफ राजस्थान, ये उन्होंने होल्ड कर रखी थी एज अ स्टॉक इन ट्रेड, दे वर होल्डिंग इट एज एसआईटी, एंड देयरबाय बैंक ऑफ राजस्थान का कहना था कि इफ आई एम होल्डिंग इट एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड के रिलेटेड जो खर्चा लगा है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो मुझे पीजीबीपी में अलाउड होना चाहिए। ये कोई एज एन इन्वेस्टमेंट थोड़ी होल्ड किया है, जो मुझे आप कह रहे हो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये अलाउड नहीं होना चाहिए। अब अगेन इसको और डिटेल में समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए जरूरी है। आरबीआई की गाइडलाइंस कहती है कि कोई भी बैंक जिन सिक्योरिटीज को होल्ड करता है फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग एसएलआर, याद है कभी बचपन में स्कूल में पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि कुछ लिक्विड एसेट्स बैंक को परसेंटेज मेंटेन करने पड़ते हैं खुद के पास एज पर द मैंडेट गिवन बाय आरबीआई। तो हर बैंक जो एसएलआर मेंटेन करता है उसके तहत जो सिक्योरिटीज खरीदता है, उन सिक्योरिटीज को एज पर आरबीआई गाइडलाइंस 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। वो 3 कैटेगरीज हमारी क्या होती है, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। 3 कैटेगरीज। हेल्ड टू मैच्योरिटी, उसे हम मैच्योरिटी तक होल्ड करने वाले। अवेलेबल फॉर सेल, अगर मौका मिला तो हम बेच देंगे। और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, यानी कि हम इसकी खरीद बेच करने के लिए इसे होल्ड करते हैं। ये 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, जिन 3 क्लासिफिकेशन में इन दोनों क्लासिफिकेशन को स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रीट किया जाता है। अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग को, जो हेल्ड टू मैच्योरिटी है वो हो भी सकता है कि एज एन एसेट होल्ड करें आप, हो भी सकता है एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करें आप, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो देयर बाई बैंक ऑफ राजस्थान का कहना था कि ये जो सिक्योरिटीज है ना, हम इसे होल्ड कर रहे हैं एज ए स्टॉक इन ट्रेड, एंड क्योंकि हम इसे होल्ड कर रहे हैं एज ए स्टॉक इन ट्रेड, हमें ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाना चाहिए। जिस पे डिपार्टमेंट का कहना था कि नहीं ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा, भले आपने इसे होल्ड कर रखा है एज ए स्टॉक इन ट्रेड, हम तो इसे एज एन इन्वेस्टमेंट मानते हैं एंड देयर बाय हम इसे अलाउ नहीं करेंगे। जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दीज सिक्योरिटीज वर हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। यानी कि एएफएस पे ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट अलाउड है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पे ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट अलाउड है, और हेल्ड टू मैच्योरिटी पे भी अलाउ होगा अगर इट इज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड।
इफ इट इज हेल्ड एज एन एसेट तो अलाउ नहीं किया जाएगा, तब वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, लेकिन अदरवाइज उसे अलाउ कर दिया जाएगा। जो डिपार्टमेंट है ना, उसने ये पूरा का पूरा दावा विजया बैंक के केस पे किया था, जो 1991 का सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था। विजया बैंक का एक केस था जिसके फैक्ट्स सिमिलर थे। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो आपके बैंक ऑफ राजस्थान के फैक्ट्स हैं ये थोड़े अलग हैं, ये सिमिलर हैं, सेम नहीं है। एंड देयर बाय विजया बैंक का जो डिसीजन था उस पर उन्होंने रिलाई नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने सिटी बैंक का एक सुप्रीम कोर्ट पुराना जजमेंट और अमेरिकन एक्सप्रेस जो हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उस इंटरनेशनल बैंक का एक हाई कोर्ट का जजमेंट रिलाई किया, और रिलाई करके ये कहा कि इसके फैक्ट्स थोड़े सिटी बैंक वाले केस से मिलते जुलते हैं जिसमें हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ किया था, देयर बाय ये एक्सपेंडिचर अलाउड होना चाहिए। एंड देयर बाय डिपार्टमेंट के अगेंस्ट गया ये डिसीजन और टैक्स पेयर के फेवर में आया। ये मैंने आपको पूरा केस समराइज करा दिया विद फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एवरीथिंग। सिर्फ हम इसे रीड कर लेते हैं क्योंकि देखो एग्जाम में आपको 4 मार्क का कंटेंट लिखने के लिए कंटेंट याद करना पड़ेगा। तो आपको देखो आपके मटेरियल में क्या प्रोवाइड किया है, इशू क्या है। Whether the interest paid by the bank for broken period on purchase of securities can be claimed as revenue expenditure. The facts say, in the present case, the assessee, which is a scheduled bank, Bank of Rajasthan, is involved in purchase and sale of government security. It classified these securities as stock in trade. The assessee consistently followed the method of setting off and netting out of the amount of interest paid. यानी जो खरीदा उस पे जो इंटरेस्ट आया और जो बेचा उस पे जो इंटरेस्ट आया उसको सेट करना और नेट इंटरेस्ट को अपनी इनकम दिखाना। On the purchase of securities, that is interest for broken period, against the interest recovered by it on the sale of securities, offering the net interest income to tax. This method was accepted in earlier assessment. यानी बैंक ऑफ राजस्थान के जब कुछ असेसमेंट ऑर्डर्स आए थे तो उसमें ये एक्सेप्ट किया था डिपार्टमेंट ने, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट के कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर ने सेक्शन 263 में इस केस को एरनस किया, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू किया और रिवाइज कर दिया। अब जानते हैं सेक्शन 263 में सुओ मोटो या कोई इंफॉर्मेशन मिलने पे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो सकता है कि रिवाइज कर दे ऑर्डर। तो इन्होंने सेक्शन 263 में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिविजनरी ऑर्डर पास किया और कहा कि ये ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। ये सब बातें आपको याद रखनी है। जब एग्जाम में यही फैक्ट्स के साथ एक केस बना के आपको दिया होगा तो ये सब आपको मेंशन करना होगा। अब एनालिसिस और डिसीजन में क्या आया, एपेक्स कोर्ट। तो सर वैसे ये केस पहले ट्रिब्यूनल गया था, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। तो आपको पूरी चेन नहीं जाननी, आपको सिर्फ फाइनल डिस्कशन देखना है। द एपेक्स कोर्ट नोटेड दैट द बैंक्स आर required to purchase government securities to maintain SLR. As per RBI's guidelines, there are 3 categories: held to maturity, available for sale, held for trading. As far as AFS and HFT are considered, banks held such securities as stock in trade. Therefore, in these 2 categories of securities, the benefit of interest will be available. The securities of HTM, yani maturity category, are usually held for long term till their maturity. If it is found that it is held as an investment, the benefit will not be available. Accordingly, the apex court held that as securities were treated as stock in trade, the interest on broken period cannot be considered as capital expenditure and will have to be treated as revenue expenditure and thereby allowed as deduction. इन्होंने allow कर दिया। तो available for sale stock in trade ही होता है तो मिलेगा ही, held for trading stock in trade होता है तो मिलेगा ही, एंड हेल्ड टू मेच्योरिटी अगर एज एन इन्वेस्टमेंट आपने लॉन्ग रन के पर्पस के लिए होल्ड कर रखा है तो नहीं मिलेगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा, जब बेचोगे तब सेल में सेलेस कर दोगे। लेकिन अगर उसे भी एज अ स्टॉक इन ट्रेड आपने होल्ड कर रखा है तो उस केस में हम उसके ऊपर भी ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे। ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है? व्हेन अ बैंक परचेजेस अ सिक्योरिटी ऑन अ डेट व्हिच फॉल्स बिटवीन द डेट्स ऑन व्हिच इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द सिक्योरिटी, the purchaser bank in addition to the price of the security has to pay an amount equivalent to the interest accrued for the period from the last interest payment till the date of purchase. वो 3 महीने जो हमारे एग्जांपल में थे 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, the interest is terms and interest for broken period. ये हमने हमारा पहला केस लॉ कंप्लीट कर लिया बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड। होपफुली आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि इस केस लॉ के अंदर क्या एनालिसिस रही, क्या फैक्ट्स रहे और क्या जजमेंट आया। मूविंग ऑन टू अवर सेकंड केस। सो हमारे सेकंड केस लॉ पे चलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अडाडियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये अडाडियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 20 साल पुरानी कंपनी है जो बेंगलुरु बेस्ड है और ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को कि आप अगर पर्सनलाइज्ड एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स रन करना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट तो उसके रिलेटेड ये सर्विसेज होस्ट करती है। इस तरीके से ऐसा समझो ये एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है आपकी। इसके कंपनी के रिलेटेड
जो इशू हुआ है, जिस इशू को हमें टैक्सेशन के एंगल से देखना है कि क्या इशू हुआ जिसकी वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट तक हमारा गया है, उसे जानने के लिए मैं एक बार के लिए आपको एक और केस लॉ याद दिलाता हूं जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है। प्रिया विलेज रोड शोज करके आपने एक केस लॉ पढ़ा होता है पीवीआर का। जिस पीवीआर के केस में आपको यह कहा जाता है कि अगर आपने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के रिलेटेड कोई और एक्सपेंशन प्लान किया था और उस एक्सपेंशन को जिसे आपने प्लान किया था उसके रिलेटेड आपने कुछ खर्चे किए और बाद में वो एक्सपेंशन टर्मिनेट कर दिया गया कि हमें ये एक्सपेंशन नहीं करना, तो भी वो जो खर्चे आपके लगे होते हैं वो प्रिया विलेज रोड सोर्स के केस में हमने कहा होता है कि इट विल बी अलाउड, वो हम अलाउ करेंगे भले आपका प्रोजेक्ट अबैंडन हो गया क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड था। ये बात आपको उस केस लॉ में पढ़ाई गई थी। ये बात मैंने आपको इसलिए रिवाइज कराई क्योंकि वो बात जो आपने वहां पढ़ी है और ये इस केस के अंदर आप बात पढ़ेंगे, इसके फैक्ट्स कुछ मिलते जुलते लगेंगे, आपको कुछ सिमिलैरिटी फील होगी। हुआ क्या, ये अडाडियन टेक्नोलॉजीज के केस में इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया डेस्कटॉप के लिए, डेस्कटॉप पे इस्तेमाल किए जाने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक नया एडवांसमेंट बनाना शुरू किया अपने क्लाइंट्स को बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए। ये सॉफ्टवेयर बनाने में इन्हें कुछ 1.5-2 साल लग गए। 1.5-2 साल में इनका काफी खर्चा लग गया इस सॉफ्टवेयर को बनाने में। लेकिन जब तक ये सॉफ्टवेयर बना के रेडी करे 1.5-2 साल में, तब तक वो जो ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे वो ऑब्सोलीट हो गई, यूजलेस हो गई। आप तो जानते हैं आज के वक्त में टेक्नोलॉजी कितनी रैपिडली चेंज होती है, एक 1.5 साल में टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। एंड क्योंकि ये अपना जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे थे, जो ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे अपने क्लाइंट्स के लिए, वो डेस्कटॉप के लिए कर रहे थे। ये उस समय की बात है जब मोबाइल एप्स और स्मार्टफोन्स काफी पॉपुलर हो गए थे रैपिडली, 2010s वाला जो हमारा डेकेड था उसमें। एंड देयर बाय इन्होंने 1-2 साल जो खर्चे करके ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाया वो पूरा इनके लिए ऑब्सोलीट हो गया क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो गई कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया, प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया। अब प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया इन्होंने, तो अब इन्होंने क्या किया कि वो जो प्रोजेक्ट के अंदर जितने खर्चे लगे थे उसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेक्शन नंबर 37 में एज अ बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर लिया, ये कह के कि भाई ये हमारा प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एक्जिस्टिंग बिजनेस का ही है एंड देयर बाय इसमें जो खर्चे लगे हैं वो एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, जिसे डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ कर दिया और एडिशंस कर दिए। असेसिंग ऑफिसर ने उसे डिसअलाउ कर दिया एंड डिसअलाउ करने पे वो उसके खिलाफ अगेन गए आगे कोर्ट ऑफ लॉज में, जिसमें कमिश्नर लेवल पे भी उस एडिशन को डिसअलाउड ही रखा गया जो आपकी सीआईटी अपील का लेवल होता है। एंड देन उसके बाद वो वहां से आईटीएटी में गए और आईटीएटी में जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया और ओवरटर्न करके ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि ये वाले केस में इसे एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाना चाहिए, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर तब होती है किसी चीज को, तब मानते हैं जब उसका बेनिफिट आपको बहुत लंबे समय तक मिलने वाला है। सर इनको तो ये बेनिफिट लंबे समय तक क्या मिलने वाला है, इनको तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला है, इनका तो खर्चा हो गया और ये खर्चा अब डेड है, तो इस खर्चे का डिडक्शन इनको दे देना चाहिए। डिपार्टमेंट इस बात से खुश नहीं था, डिपार्टमेंट हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल की बात को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके कहा कि ट्रिब्यूनल की जजमेंट्स से हम कॉन्कर करते हैं, वी एग्री विद द फैक्ट्स। एंड देयर बाय ट्रिब्यूनल ने जो एनालिसिस की है और जो ओवरटर्न किया है सीआईटी अपील के जजमेंट को, वो हम एग्री करते हैं कि इसका कोई एंड्योरिंग बेनिफिट नहीं है एंड देयर बाय ये अलाउ किया जाना चाहिए एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट अब भी नहीं माना और डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी स्पेशल लीव पिटीशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट कि भाई हम इसके खिलाफ एक और रिव्यू पिटीशन देना चाहते हैं एट सुप्रीम कोर्ट लेवल। सुप्रीम कोर्ट ने उस स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस कर दिया और डिसमिस करके कहा कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जिस ऑर्डर के खिलाफ अब हमारे पास एसएलपी फाइल कर रहे हैं, उसे हम खारिज करते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट से हम एग्री करते हैं। एंड देयर बाय ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अडाडियन टेक्नोलॉजीज ने क्लेम किया ये अलाउ कर दिया गया है। दैट इज द कंक्लूजन। मैंने आपको पूरी स्टोरी साथ साथ डिस्कस कर ली, पूरी थ्योरी बेस्ड हमारी स्टोरी थी और इतनी ही छोटा सा केस लॉ आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। मैं क्विकली डिस्कस कर लेता हूं रीड करके, क्योंकि हमें लैंग्वेज के साथ इसे ध्यान में रखना है। अडाडियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी थी बेसिकली। Whether the expenses incurred by assessee towards development of software for advertisement which due to technological development had to be abandoned can be claimed as revenue expenditure। तो मैंने आपको एक बार पीवीआर वाला केस ऐसे रिवाइज करा दिया, साथ साथ में वो भी हमारा एक रिवीजन हो गया। फैक्ट्स: the assessee is the company engaged in business of rendering customized internet advertising services to advertisers which could be used on desktop. In order to develop its software, the assessee
had incurred certain expenditure. Due to rapid change in the technology, the application sought to be developed by the SSC has become obsolete and the SSC abandoned further development. क्योंकि सब डेस्कटॉप से मोबाइल पे शिफ्ट होने लग गए, इसलिए इनका जो पूरा प्रोसेस था वो बेकार हो गया. The High Court held that since the project having been abandoned, the SSC shall not get any enduring benefit. अब कोई उसे बेनिफिट तो उससे मिलने वाला है नहीं. In substance, the SSC has incurred expenditure in these 2 years to develop a software, but due to change in technology, it had to abandon the product. In effect, it had lost money spent on its product. Accordingly, the High Court held that SSC shall not get any enduring benefit. Thereby, expenditure was to be treated as revenue in nature. SLP filed by the revenue against the impugned order of the High Court was dismissed by the Supreme Court. Supreme Court ने उसे खारिज कर दिया और कहा हम हाई कोर्ट से एग्री करते हैं and thereby revenue expenditure का अलाउ कर दिया. That's it. बहुत छोटा सा हमारा सिंपल सा केस लॉ नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है पीसीआईटी वर्सेस अडाडियन टेक्नोलॉजी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली पिटीशन को डिसमिस करके हाई कोर्ट की जजमेंट को ओके किया और इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इन्होंने अलाउ कर दिया, विच इज ऑल्सो कंसिस्टेंट विथ जो हमने पीवीआर का केस अपने पीजीबीपी के चैप्टर में रीड किया हुआ होता है. वैसे का वैसा ही डिस्कशन हमारा सेकंड केस लॉ में कंप्लीट हो जाता है. तो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और फाइनल केस लॉ पे, which is Johnson Matthey Public Limited Company versus CIT, and it is related to International Taxation 2024 Delhi High Court. बड़ा इंटरेस्टिंग केस है दिल्ली हाई कोर्ट का. इस तरह का जजमेंट जो इस केस में आया है, ऐसे और भी कई लिटिगेशंस हुए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन आप जानते ही हैं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स अरीना. बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, डेफिनेशंस, क्योंकि बीच में DTAA के एग्रीमेंट के क्लॉजेस, ये सारी चीजें आ जाती है. एंड देयर बाय यहां बहुत सारे एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग जजमेंट्स आते रहते हैं, जो इनमें बहुत कम फैक्ट्स में डिफरेंस होता है, लेकिन उसकी वजह से आंसर में काफी बड़ा चेंज आ जाता है, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन डेफिनेशन में हुआ नहीं हुआ, DTAA एग्रीमेंट में क्या लिखा था, उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है. इस केस में क्या हुआ, मैं आपको एक डायग्राम बना के पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद हम केस के अंदर रीडिंग करेंगे. हुआ क्या, यहां पर एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, जॉनसन मैथे, ब्रिटिश कंपनी. ये स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करते हैं. इनका काम है कि दुनिया में हम एनर्जी रिलेटेड, रिन्यूएबल्स रिलेटेड, एमिशंस कार्बन के कितने कम कर सकते हैं, और ऐसे कई सारे काफी मल्टीनेशनल ग्रुप है ये, जो ब्रिटिश बेस्ड है, यूरोप बेस्ड एक कंपनी हो गई जॉनसन मैथे. इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल ग्रुप है, और इंडिया में इनकी काफी सारी सब्सिडरीज है. They have Indian subsidiaries. There are independent companies which are controlled by Johnson Matthey. Johnson Matthey इन्हें कंट्रोल करता है. अब हुआ क्या, इन इंडियन सब्सिडरीज को अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है. तो देयर बाय कई सारी फॉरेन बैंक्स से इन्होंने लोन्स लिए, जिसपे ये इसको इंटरेस्ट चुकाने वाले हैं. ऑब्वियसली इन्होंने लोन्स लिए. तो जिन फॉरेन बैंक से इन्होंने लोन लिए, इन फॉरेन बैंक्स ने कहा कि कोई गारंटर होना चाहिए. भाई लोन्स लिए हैं तो आपको कोई गारंटी वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो गारंटी कौन प्रोवाइड करता है, जब सब्सिडरी कंपनियां लोन लेती है, उसकी होल्डिंग कंपनी. तो जो जॉनसन मैथे ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने कहा हां मैं गारंटी देता हूं ना, मैं इन लोन्स पे गारंटी देता हूं कि अगर इन इंडियन सब्सिडरीज ने कोई भी डिफॉल्ट किया या कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं रीपे करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. द ऑब्लिगेशन विल फॉल ऑन मी, आई विल रीपे इट. और जब गारंटी दी जाती है, तो ऐसे केसेस में इंडियन सब्सिडरीज को एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड की गई बाय जॉनसन मैथे. है तो दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटीज ना, बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज. भले कंट्रोल कर रहे हैं, रिलेटेड पर्सन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, बट है तो सेपरेट एंटिटीज. तो देयर बाय ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ, उसके तहत कुछ गारंटी चार्जेस पे किए जाएंगे. जो गारंटी चार्जेस ये इंडियन सब्सिडरीज जॉनसन मैथे को देगी, क्योंकि जॉनसन मैथे ने फॉरेन बैंक से जो लोन लिया था इंडियन सब्सिडरीज ने, उन पे गारंटी प्रोवाइड की है. तो अब मेन मुद्दा आता है. मुद्दा ये आया कि जॉनसन मैथे ने ये कहा कि जो गारंटी चार्जेस इसे मिले हैं, इसे इंटरेस्ट माना जाना चाहिए. दिस इज अ काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट. ये एक इंटरेस्ट इनकम है मेरी, जो गारंटी चार्जेस हमें मिले हैं. एंड ये इंटरेस्ट जिसे माना गया बाय जॉनसन मैथे, उन्होंने कहा कि दिस विल बी टैक्सेबल ओनली इन यूके, दिस विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया.
इसे इंडिया में टैक्स नहीं किया जाएगा। क्यों भला सर, क्यों नहीं किया जाएगा? इसलिए क्योंकि इंडिया और यूके के बीच में DTAA एग्जिस्ट करता है और उस DTAA के आर्टिकल 12 में यह बात लिखी है कि जो भी इंटरेस्ट इनकम ऐसी यूके की कंपनी की जनरेट हो रही होगी फ्रॉम इंडिया, वो इंटरेस्ट इनकम एज पर द एग्रीमेंट यूके में टैक्सेबल की जाएगी और इंडिया में एग्जेम्प्ट होगी। यू अंडरस्टैंड? सेक्शन नंबर 90, 91, तो 90 DTAA एग्जिस्ट करता है, तो एग्जेम्पशन मेथड लग गया कि इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, जहां को वो बिलोंग करती है कंपनी, जहां रजिस्टर्ड है, जहां इनकॉर्पोरेटेड है यूके में, वहीं टैक्स लगाया जाएगा उस इंटरेस्ट इनकम पे। तो यूके में हम टैक्स देंगे, हम इंडिया में टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या मानी जाएगी? इंटरेस्ट इनकम। और इस तरीके से जॉनसन मैथे ने यह दावा किया कि आर्टिकल के तहत इस इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स इंडिया वाले नहीं ले सकते, इंडियन अथॉरिटीज नहीं ले सकती। जबकि इंडियन अथॉरिटीज का क्या कहना है कि सर ये इंटरेस्ट ही नहीं है, आप इसको इंटरेस्ट क्यों बोल रहे हो? ये तो सर्विस फीस है, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के रिलेटेड दिए गए चार्जेस हैं। उल्लू किसको बना रहे हो कि ये इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए आर्टिकल 12 नहीं लगेगा, हम इसे टैक्सेबल करेंगे भारत में। यानी पूरा झगड़ा इस बात का है कि ये इंटरेस्ट है या नहीं, ये पूरा झगड़ा है जो दिल्ली हाई कोर्ट तक का हमें जो जजमेंट है उसे डिस्कस करते हुए कंक्लूड करना है कि इसे इंटरेस्ट माना जाएगा या नहीं। तो समझना, अगर इंटरेस्ट मान लिया गया तो टैक्सेबल नहीं होगा, और इंटरेस्ट माना गया तो टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं माना गया तो फिर ऐसी सिचुएशन में इसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो हमारा केस यहां पर आ जाता है जॉनसन मैथे वेदर द अमाउंट रिसीव्ड एज गारंटी फी बाय अ फॉरेन कंपनी फ्रॉम इट्स इंडियन सब्सिडरी फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या उस इंटरेस्ट की डेफिनेशन मिलेंगे? तो फैक्ट क्या है? द असेसी वाज अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ यूके, ब्रिटिश कंपनी है, एंड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स। It entered into global corporate guarantee for the purpose of securing loans taken by its Indian subsidiaries from foreign banks. It received guarantee charges for extending such guarantee. उसे गारंटी चार्जेस मिले इस गारंटी को एक्सटेंड करने के लिए। तो नाउ रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है? इनकम टैक्स एक्ट में आपने पढ़ा हुआ है 2 क्लॉज 28A इंटरेस्ट को डिफाइन करता है, और वो कहता है कि इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता, अदर सर्विस फीस वगैरह जो होती है, जो प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह होते हैं, वो भी इंटरेस्ट माना जाता है। पढ़ते हैं ना, जब 915, 916, 917 इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया पढ़ रहे होते हैं, तब हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं इंटरेस्ट की कि सर्विस फीस वगैरह को भी कवर किया जाता है एज पर 2 क्लॉज 28A। तो वही डेफिनेशन आपको रिप्रोड्यूस करके दी है। इट मींस इंटरेस्ट पेबल इन एनी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी बोरोड और डेट इनकर्ड, इंक्लूडिंग अ डिपॉजिट, क्लेम, राइट, ऑब्लिगेशन, एंड इंक्लूड्स any service fee or other charges in respect of money borrowed or debt in respect of any credit card facility which has not been utilized। तो सर्विस फीस वगैरह को भी कवर किया जाता है। एंड ऐसे ही इंडिया और यूके के DTAA में आर्टिकल 12 के अंदर भी इंटरेस्ट को डिफाइन किया है इंडिया और यूके के बीच। अब जानते दोनों में से बेनिफिशियल लिया जाता है, जो भी बेनिफिशियल फॉल हो रहा होता है टैक्स पेयर के लिए। इट मींस इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डेट क्लेम ऑफ एवरी काइंड whether or not secured by mortgage, चाहे secured हो या unsecured हो, and whether or not carrying any right to participate in the debtor's profit, and in particular income from government securities, income from bonds including premium and prices attaching to such securities or bond but subject to provisions of paragraph 9 shall not include any item which is treated as distribution under provisions of article 11। इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली इतना समझना है कि 2 क्लॉज 28A के अंदर भी इंटरेस्ट को डिफाइन किया है, और आर्टिकल 12 ऑफ इंडिया और यूके की DTAA एग्रीमेंट में भी इंटरेस्ट को डिफाइन किया है, और काफी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बनाई है जिसमें सर्विस फीस और अदर चीजों को भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी इंटरेस्ट माना जाएगा। एंड देयर बाय जॉनसन मैथे का कहना है कि इसे इंटरेस्ट मानो और इसे खाली यूके में टैक्सेबल करो, और डिपार्टमेंट का यह तर्क है कि ये डेफिनेशंस के अंदर ये गारंटी चार्जेस जो मिले हैं ये इंटरेस्ट में कवर नहीं हुआ। तो अब एनालिसिस में क्या हुआ? The High Court concurs with the views of the tribunal। वो ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट पास की, हाई कोर्ट उस बात से एग्री करता है, और उन्होंने जजमेंट क्या पास की कि इंटरेस्ट जो इन दोनों जगहों पे हमें डिफाइन किया गया है उसे कॉन्टेक्सचुअली पढ़ो, यानी कि जो ये कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है गारंटी चार्जेस का, उस कॉन्टेक्स्ट में उसे रीड करने की कोशिश करो, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रीड करो। आर्टिकल 12(5) एंड सेक्शन 228A of the Act
extend the scope of such payment. हम मानते हैं इसका पेमेंट का स्कोप काफी बढ़ाया हुआ है. However, पेमेंट और रीपेमेंट pursuant to any loan to be qualified as interest, किसी भी चीज को इंटरेस्ट बनाने के लिए necessarily to have to be within the context of the loan and shall relate to the parties to the privity of the contract. जिन दो जनों के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है उसे हम कहते हैं पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. एंड अगर कोई तीसरी पार्टी है तो वो स्ट्रेंजर है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंड उसे हम इंटरेस्ट में कवर नहीं करते. यानी इन्होंने क्या पकड़ी है बात समझना. यहां पर जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन है? फॉरेन बैंक और इंडियन सब्सिडरी. दिस इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है. और जेम तो एक थर्ड पार्टी है, वो एक स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है. तो गवर्नमेंट का ये कहना है, यानी ट्रिब्यूनल का ये कहना है, हाईकोर्ट ने जिसे इसे कंकर किया ये कहना है कि ये जो इंटरेस्ट इंडियन सब्सिडरी फॉरेन बैंक को दे रही है या किसी भी और तरीके का चार्जेस फीस इंडियन सब्सिडरी फॉरेन बैंक को दे रही है, उसे हम इंटरेस्ट की डेफिनेशन में लेते हैं, चाहे वो आर्टिकल 12 हो या 228A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हो. हम ये जो गारंटी चार्जेस है ना, इसको इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं ले रहे, क्योंकि ये इज अर्न्ड बाय समवन हु इज द स्ट्रेंजर टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी है ना, वो थोड़ी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है. तो देयर बाय हम जानते हैं इंटरेस्ट के पेमेंट का स्कोप काफी बड़ा है. हमने डेफिनेशन में सर्विस फीस ली है, प्रोसेसिंग फीस ली है, चार्जेस लिए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसको भी शामिल करके उसे इंटरेस्ट बना दे. ये कोर्ट ने और ट्रिब्यूनल ने कहा. तो अब मैं वापस आगे रीड करूं तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली द एक्सप्रेशन क्लेम्स ऑफ एनी काइंड. आप इस क्लेम्स ऑफ एनी काइंड में इस कॉन्ट्रैक्ट को मत शामिल करने की कोशिश करें. सर्विस फीस और अदर चार्जेस हैव टू बी अंडरस्टूड. द वर्ड डज नॉट टेक इनटू इट्स फोल्ड एनी पेमेंट मेड टू अ स्ट्रेंजर. Do such payment have to be made incidentally in relation to such loan. Just because इस लोन की वजह से कोई incidental transaction हुआ है तो उसको भी शामिल ना कर लें, वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है. Undoubtedly, the assessee is the stranger to the privity of loan transaction. यानी JM जॉनसन में थे एक स्ट्रेंजर है. In as much as the contract of loan is different from the contract of guarantee. जो इंडियन सब्सिडरी और फॉरेन बैंक के बीच हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन है. उसके रिलेटेड जितने भी चार्जेस इंटरेस्ट होंगे ना वो सब इंटरेस्ट में आएंगे. लेकिन जो जेएम और इंडियन सब्सिडरी के बीच हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक इंसिडेंटल कॉन्ट्रैक्ट है. इन अवर कंसिडर्ड ओपिनियन द एक्सप्रेशन ऑफ डेट क्लेम ऑफ एनी काइंड और सर्विस फी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बोरोड डज नॉट स्टैंड एक्सटेंडेड टू द पेमेंट ऑफ गारंटी कमीशन रिसीव बाय द असेसी इन इंडिया. इस असेसी को जो भारत से इस तरीके की अमाउंट मिली है ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होता. द एक्सप्रेशन इंटरेस्ट is defined to mean amounts payable in respect of any money borrowed or debt incurred. जेएम ने किसी भी तरीके का मनी बोरो या डेट इनकर नहीं किया था, उसने सिर्फ गारंटी दी थी. Undisputedly, the appellant, that is JM, has not borrowed any money. The debt which could be said have to be incurred was clearly not one owed to the Indian subsidiary. The income that is received from his Indian subsidiary was solely in consideration of any liability that could possibly befall in case its Indian subsidiary were to default. Accordingly, the High Court held that the guarantee fee would neither fall within the ambit of Article 12 nor 228A. इन दोनों के ही स्कोप में ये फॉल नहीं करेगा. यानी कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आया कि ये इंटरेस्ट नहीं है. सर अगर ये इंटरेस्ट नहीं है तो आर्टिकल 12 के तहत ये सिर्फ यूके में टैक्सेबल होगा, ऐसा नहीं है. एंड देयर बाय इसे इंडिया में भी टैक्सेबल किया जाएगा. ये कंक्लूजन बनेगा इस जजमेंट से हमारा. इसके अलावा इस केस में कुछ और भी फैक्ट्स थे ट्रिब्यूनल लेवल पे और भी मुद्दे थे. वो सारे मुद्दे आपके लिए यहां पर कवर नहीं किए गए हैं कि ट्रिब्यूनल लेवल पे जॉनसन मेथे ने कुछ और दलीलें भी दी थी. यानी उन्होंने ऐसा भी कहा था कि चलो इंटरेस्ट नहीं भी मानते हो ना और इसे पीजीबीपी इनकम भी मानते हो तो भी टैक्सेबल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है. और अगर चलो तुम उससे भी नहीं मानते और इसे अदर इनकम मानते हो तो भी इसे टैक्सेबल नहीं करेंगे क्योंकि ये इनकम इंडिया में डीम्ड टू अक्रूअराइज नहीं हुई. जबकि ट्रिब्यूनल ने इन सब बातों का जवाब दिया था और ट्रिब्यूनल लेवल पे हर जगह इन्होंने कहा था कि इसे इंडिया में डीम्ड टू अक्रूअराइज मानेंगे और टैक्सेबल करेंगे बिकॉज इंडियन सब्सिडरी की जो ली गई लोन है उस पे जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन सब्सिडरी के साथ जब हुआ तो इट विल बी डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस इन इंडिया
फिर भले पैसा बाहर रिसीव हुआ हो उसे अक्रूअलाइज इन इंडिया मानेंगे। एंड देयर बाय द ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन इज कि दिस इज नॉट एन इंटरेस्ट एज पर द एक्ट और एज पर द DTAA, and thereby these guarantee charges will be taxable in India, and the taxpayer Johnson Mathew will have to pay tax on it in our country। ये हमारा तीसरा केस लॉ कंप्लीट होता है इंटरनेशनल टैक्सेशन का। होपफुली आपको एकदम क्लियरली समझ आ गया होना चाहिए। किसी भी तरीके का आपको स्टिल क्वेरी हो, डाउट हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। हमने तीनों केस लॉ जो रिसेंटली पब्लिश किए गए वो कवर कर लिए हैं। इसके अलावा हमने आपको रिकमेंड किया वीडियो सेशन के स्टार्ट में कि इससे पुराने जो 9 केस लॉस थे जो हमने नवंबर 24 के लिए अपलोड किए थे उन्हें भी देख लें, बेहतर रहेगा, क्योंकि इस बार सिर्फ 3 ही केस लॉ आए हैं। तो वी आर नॉट श्योर कि इन 3 में से एक पूछेंगे, क्योंकि सैंपल साइज बहुत छोटी हो गई, तो हो सकता है पुराने केस लॉज में से भी कुछ पूछ लिए जाएं, क्योंकि वो भी आपके स्टडी मटेरियल में हैं। तो देयर भाई आपको उन्हें भी कवर कर लेना चाहिए। आपके लिए ये आखिरी के 2 महीने बड़े क्रूशियल होते हैं। इस आखिरी के 2 महीने में अपनी मेंटल स्टेबिलिटी ना खोएं, क्योंकि इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, it is a test of patience, and not losing your mental stability when you shall be very calm and you shall be patient in your studies on a regular basis। डेली अपना काम करते रहें, आउटकम की चिंता मत करें, वो आपका काम नहीं है। आपका काम प्रोसेसेस और एफर्ट्स पे ध्यान देना है। किसी भी तरह की आपको और गाइडेंस चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, जरूर हमें अप्रोच करें। हम एज अर्ली एज पॉसिबल उसे केटर करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही सेशंस के साथ। Till then, take care. Have a nice day.